और एक दूसरे के विचारों से सभी को ज्ञात भी है। प्रश्न ये था कि जिस उद्देश्य को लेकर ये कानून बनाने की मंशा है वो उद्देश्य पूरा। लोअर ब्यूरोक्रेसी और हायर ब्यूरोक्रेसी की जो बात थी कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को कौन जांच करेगा, लोकपाल के अधीन होगा, हायर ब्यूरोक्रेसी होगा, लोअर ब्यूरोक्रेसी नहीं होगा, इस पे कुछ अमेंडमेंट किसी भी एजेंसी से उसकी जांच करा सकता है, लेकिन जो वरिष्ठ जो अधिकारीगण हैं ये सीवीसी को जाएंगी जांच देने की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए देश की बात सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी के साथ शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। 93 साल के थे गुजराल। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिनगर से भरा पर्चा। पर्चा भरने के बाद कांग्रेस को दी खुली चुनौती, कहा कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती चुनाव। मणिनगर में नरेंद्र मोदी को मिलेगी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट से चुनौती। कांग्रेस के टिकट पर श्वेता भट्ट ने भरा पर्चा। कांग्रेस सांसद मणिशंकर अय्यर के बयान पर बढ़ा बवाल। बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया, अय्यर का माफी मांगने से इनकार। और पालघर फेसबुक कांड में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र महाराष्ट्र सरकार को नोटिस। लड़कियों की गिरफ्तारी पर पूछा सवाल। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। एफडीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के बाद आखिरकार काफी गतिरोध और विरोध के बाद आखिरकार जो सरकार है वो संसद को चलाने के लिए तैयार हो ही गई है। नियम 184 पर हामी भी भरनी पड़ी थी और कल से संसद अपने सुचारू रूप से शुरू भी हो गई। हालांकि अभी एफडीआई पर चर्चा और वोटिंग का दिन निर्धारित नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति है वो फिलहाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक लग रहा है कि बातचीत जो है वो बनती सी नजर आ रही है बनस्पत इसके। लेकिन इसको छोड़कर एक और मुद्दा है जो इस वक्त छाया हुआ है, और इस वक्त जो मुद्दा छाया हुआ है वो है कैश सब्सिडी का मुद्दा। इस मुद्दे पर क्या है बयान और क्या है इससे जुड़े हुए नेताओं के बयान, वो आपको दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। यूपीए सरकार की कैश सब्सिडी योजना को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने शिकायत की गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर। दरअसल इन विधानसभाओं के चुनाव के दौरान सरकारी योजना के लाभ और सब्सिडी का नगद भुगतान सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की योजना घोषणा करके यूपीए सरकार ने आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत से मिला और उनसे आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन की शिकायत की। तो अब सब्सिडी पर सियासत हो रही है। कैश सब्सिडी देने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी को इस पर ऐतराज है। ऐतराज इस बात को लेकर कि जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, आदर्श आचार संहिता लागू है, तो फिर इस दौरान सरकार को ये ऐलान करने की क्या जरूरत आन पड़ी। ये ऐलान 20 दिसंबर के बाद भी हो सकता था, जब चुनाव हो जाते, नतीजे आ जाते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को जो योजना 1 जनवरी से लागू करनी थी उसकी सरकार ने अभी घोषणा कर दी, अभी जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है और गुजरात में विधानसभा चुनाव होना बाकी है। बीजेपी ने इसे गुजरात चुनावों से जोड़ते हुए साफ तौर से कहा है कि सरकार जो है वो लाभार्थियों को लुभाने की कोशिश कर रही है, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसकी जो आजादी कहे या कहिए कि जिसके
जो इजाजत है, जो अनुमति है, वो आदर्श आचार संहिता नहीं देती। कहीं पर भी चुनाव होने से 1 महीने पहले ये आचार संहिता लागू हो जाती है। और अब जब गुजरात में आचार संहिता लागू है, तो भला केंद्र सरकार इस तरीके के फैसलों का ऐलान करके, इस तरीके के निर्णयों के बारे में जानकारी देकर क्या बताना चाह रही है? इस बारे में चुनाव आयुक्त से भी बीजेपी के आला नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। वीएस संपत से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। तो बीजेपी को इस पर ऐतराज है। ऐतराज के कई कारण भी है और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता लागू है, तो भला लुभाने की, लोगों को बहलाने की या उनको आकर्षित करने के लिए इस तरीके की चीजों का ऐलान क्यों? और इसी पर क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का, वो आपको फिलहाल सुनवाते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने जो कैश ट्रांसफर्स की बात कही है, सब संपूर्ण देश के लिए है, लेकिन जिन 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, प्रदेशों को उसमें से एक्सक्लूड करना चाहिए था। आखिर तो ये कार्यान्वित होना है तो अगले साल होना है, 1 जनवरी से। लेकिन अगर आप घोषणा पहले करेंगे तो उसका केंद्र में बैठी हुई जो भी पार्टी है उसको लाभ मिल सकता है। इसी कारण हमने कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वो प्रावधान भी कोट किया है कि जिसके अनुसार वो नहीं कर सकते थे। चुनाव के समय में इस तरह का स्कीम घोषित करना जो मतदाताओं को प्रभावित करे, ये तो चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसी के विरुद्ध है। और इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र मकसद इस स्कीम को लागू करने में वो वोट का ही इजाफा करना है। सरकार को काफी व्यापक विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाना चाहिए था। बगैर उसके सरकार ने ये कदम उठाया है, उसका नतीजा जो है गड़बड़ हो सकता है। हमको योजना पे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि हिमाचल में चुनाव अभी भी चल रहा है, पोस्टल बैलेट जो हैं वो गिर रहे हैं। उसके साथ साथ गुजरात में मतदान होने वाला है। सरकार को योजना जो है पायलट प्रोजेक्ट 1 जनवरी से लागू करना है, तो उसकी घोषणा करने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या ये मतदाताओं को इस तरह से रिश्वत देने का प्रयास नहीं है? अगर सरकार की मंशा ठीक थी तो 1 जनवरी से पहले, अर्थात जब 17 तारीख को गुजरात में मतदान हो जाता तो उसके बाद इसकी घोषणा की जा सकती थी। तो सरकार के इस ऐलान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि आखिरकार कैश सब्सिडी का बवाल है क्या मुसीबत है? अगर सरकार दे भी दे तो भी क्या दिक्कत है? सवाल इस बात को भी लेकर है कि बीजेपी इस पर ऐतराज क्यों जता रही है। सवाल ये भी कि अगर सरकार ने ऐलान कर भी दिया तो आखिरकार ऐसी क्या जल्दी हो गई थी सरकार को खुद कि 1 जनवरी से जिस योजना का क्रियान्वयन होना है, इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसका आपने अभी ऐलान कर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से किस तरीके से जोड़कर देखा जाए, ये भी एक सवाल है। तो कई सवाल और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। अहमद सईद मलिहाबादी साहब हैं, सांसद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 1 न्यूज पर। मलिहाबादी साहब, मनोहर मनोज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, काफी मदद करेंगे ये समझने में कि आखिरकार कैश सब्सिडी है क्या और इससे क्या कुछ असर पड़ सकता है इन चुनावों पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मनोहर मनोज जी। फजल इमाम मलिक साहब अक्सर हमारे बीच मौजूद रहते हैं, कई बार उनके जो सुझाव हैं, जो उनकी चर्चाएं हैं, बातें हैं, आपका और हमारा ज्ञान बढ़ाती आई हैं और आज भी इसी तरीके की कुछ बातचीत उनके साथ करेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज लाइन में। आपका भी विपिन धुलिया जी शो में बहुत बहुत स्वागत। मनोहर मनोज जी, आपसे करेंगे बातचीत की शुरुआत। कैश सब्सिडी क्या है? हम चाहेंगे कि आप लोगों को समझाएं और कुछ ऐसे शब्दों में समझाएं कि जो सामान्य जो आदमी है उसको भी समझ आए कि
तबके को जो है वो कुछ राहत पहुंचा सके। तो इस तरह के जैसे मनरेगा स्कीम ने पिछले चुनाव में, अगर आपको याद कर दे रहा हूँ कि मनरेगा जो योजना थी उसने काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया था यूपीए के घटकों को, कांग्रेस खासतौर पर कांग्रेस को। इस तरह से इन 1.5 साल में सरकार ये चाहती है कि कुछ ऐसे कदम उठाए कि जो निचले तबके को जो खास तौर पर राहत पहुंचाया जा सके। फूड सब्सिडी एक्ट इसमें एक है। और इस तरह जो कैश सब्सिडी का मामला जो है उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका इस वजह से विरोध किया है कि आचार संहिता के खिलाफ है ये, क्योंकि जिन 51 राज्यों में इसको लागू किया जाना है उसमें 51 जिलों में लागू किया जाना है, उनमें 4 जिले जो हैं गुजरात में पड़ते हैं। तो ये जो है ठीक चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान इस तरह की घोषणा से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको जो है चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, प्रभावित करने के लिए इस तरह के कदम उठाया गया है। तो ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है। लेकिन ज़रूर एक ऐसा कदम जो है सरकार ने, इस यूपीए सरकार ने उठा दिया है कि एक थोड़ा सा जरूर संकट में पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी। और इस तरह अगर हम देखें पर ये जो ऐलान किया है सरकार ने, वाकई में इससे फजीहत होने वाली है? ऐसा लग रहा है कि सरकार लुभाने के लिए ये सब कर रही है। बात ये है
तो इस तरह आप जमीनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हवा में आपने एक ऐलान कर दिया बिना ये फिर सोचे कि इम्प्लीमेंटेशन में आपको पूरी की पूरा एक ढांचा चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको पूरा तंत्र चाहिए, सिस्टम आपने डेवलप किया नहीं, क्या होगा ये आपने इसका ऐलान कर दिया। मलिहाबादी साहब, आप क्या कहेंगे, क्या ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है? नेगेटिव ज्यादा है ये योजना अपने आप में या नहीं? ये लफ्ज जो है ब्राइब वाला, रिश्वत वाला जी, ये अगर न इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है जी। इसकी जगह वो जो लुभाने वाला लफ्ज है वो ज्यादा लफ्ज है। नहीं तो लुभाने की कोशिश और ब्राइब करना एक ही बात हुई ना? नहीं, दोनों बातों में थोड़ा फर्क होता है। एक होता है कि बहुत ही यानी बेहुदा तरीके से कोई बात कही जाए तो ये हमारी जनता की एक तरह से इंसल्ट हो जाएगी कि हम अपनी जनता को कह रहे हैं कि हम तुमको रिश्वत दे रहे हैं। हाँ, लेकिन हर हुकूमत जो है इलेक्शन के वक्त में लोगों को लुभाने के लिए, आप देखें कि 5 साल तक सड़कें नहीं मरम्मत की जाती हैं। जहाँ इलेक्शन का वक्त करीब आता है सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं। अगर पानी नहीं है तो वो नल लगाना शुरू कर देते हैं। ये सब काम होता रहता है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जब भी असेंबली को होने वाला था तो हुकूमत की तरफ से 4.5% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए ऐलान कर दिया गया। तो ये भी तो एक लुभाने वाली बात थी, इसको हम रिश्वत नहीं कह सकते हैं। लेकिन मगर आप इस बात को जरूर सामने रखें कि इसका कोई फायदा खास नहीं पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मुतलकन कोई फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचा। इसलिए कि जब इन्होंने 4.5% कहा तो मुसलमान तो खासतौर पर बहुत नाराज हो गए कि साहब ये तो हमारे हक से बहुत कम हमको मिल रहा है, क्योंकि 5 माइनॉरिटीज उसमें शामिल है 4.5 में। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि हम अपनी जनता के इज्जत का भी ख्याल रखें कि लोगों को रागिब करना, अपनी तरफ मुतवज्जे करना, उनको लुभाना, ये एक अपनी जगह पर है। रिश्वत के लफ्ज चलिए शब्दावली को छोड़ दें, आप ही के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लुभाना ज्यादा अगर सही लगता है तो लुभाने का इस्तेमाल करते हैं, और लुभाना आकर्षित करना। तो क्या मलिहाबादी साहब सरकार की कोशिश है कि आदमी को लुभा लिया जाए? सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैश सब्सिडी हम दे क्यों रहे हैं, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, वो उसका क्या करेगा? सही इस्तेमाल करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा? ये सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कि हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है एकदम चौपट हो चुका है। जो कुछ हमारी स्कीमें गई हैं, खासतौर पर ये जो गरीबों को करने के लिए हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो तकरीबन नाकाम हो चुका है। इसी तरह से देहातों में रोजगार की जो स्कीमें थी वो भी तकरीबन नाकाम हो गई हैं। तो इनका कोई फायदा तो नहीं पहुंच रहा है। हाँ, जहाँ तक किसानों को कर्जा माफ करने का सवाल है उसका फायदा पहुंचा था और वो बैंकों के जरिए हुआ था। तो अब इसका कितना फायदा पहुंचेगा वो तो है, लेकिन ये कि इसका मिसयूज भी हो सकता है और बहुत सा पैसा बर्बाद भी हो सकता है जो इसमें शुभ जाहिर किया जा रहा है। मैं उस बात से इत्तेफाक करता हूं। चलिए, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं। विपिन जी, ऐसा लग रहा है कि इस योजना का ऐलान करके न सरकार को फायदा होने वाला है, न विपक्ष को नुकसान होने वाला है, न जनता को फायदा होने वाला है और न जनता को नुकसान होने वाला है। क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार ने कोशिश की है देखिए जो भी अपना फायदा उठाने के इंतखाबी फायदा, क्योंकि सरकार की हालत बहुत खराब है। जरूर उसमें भ्रष्टाचार होता है, लेकिन आखिर इसी तंत्र से, इसी नौकरशाही के जरिए, इसी ढांचे में आपको योजनाएं लागू करनी होती हैं, आपको प्रगति के काम करने होते हैं। तो ये ज़रूर होता है कि वो 100% नहीं होते। माना मनरेगा की स्कीम है, ये ज़रूर होगा कि वो 100% जो है लोगों को राहत न मिली हो, लोगों को फ़ायदा न मिला हो, लेकिन कुछ परसेंट जो है मेजोरिटी 60% भी अगर मिलता हो तो यही यहाँ विकास का तरीका है, यही लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का तरीका है। क्योंकि इस भ्रष्ट तंत्र में इसके अलावा और कोई विकल्प आपके सामने नहीं है। और रही सब्सिडी की बात, तो सब्सिडी को कभी भी कोई खैरात नहीं है। सब्सिडी को हमको ये नहीं समझना चाहिए कि सरकार कोई कुएं में पैसा फेंक रही है। अगर सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, अगर वो खाद में सब्सिडी देती है, बीजों में सब्सिडी देती है, तो किसान का जो उत्पादन अगर बढ़ता है, तो जो उत्पादन से जो बढ़ी हुई जो और उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें बाजार में वो सस्ते दामों पे लोगों को मिलेंगी। तो सब्सिडी अगर आपने 1000 रुपये की दी तो किसान ने उसको 1500 रुपये आपको लौटा दिया। तो कई बार सब्सिडी, अगर अमेरिका की आप बात करूँ मैं, तो अगर वहाँ सब्सिडी न मिले एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो वहाँ जो है खेती करना बंद कर देंगे लोग। तो इस तरह जो सब्सिडी, ये नहीं होता कि सब्सिडी का मतलब ये है कि कोई वो बिल्कुल खैरात में बांटी जा रही है। सब्सिडी इन सेक्टर्स में बांटी जाती है कि जहाँ सब्सिडी देने के बाद आप उससे ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव कर पाते हैं। तो ये सब्सिडी का मकसद बिल्कुल नहीं है कि वो कोई इस तरह की कोई रकम है कि जो आपने ऐसे ही बांट दी है। लेकिन इस बार जो है इन्होंने जिस तरह से सरकार कदम रख रही है और जिस तरह के वो चुनाव से ठीक पहले जो मुझे लगता है कि जिस तरह के जो योजनाएं ये सरकार लाने जा रही है,
वो जो है ज़रूर ये होगा कि विपक्ष के लिए ज़रूर एक मुश्किल खड़ी होने जा रही है कि, और मुझे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध में खड़ी हुई है, और जिस पे जो और भी कई बिल जो पेंडिंग पड़े हैं इस समय सरकार के पास, और अगला बजट जो है किस तरह का बजट होगा, ये ज़रूर जो है इस पर एक निगाह होगी। और अगर 2013 में नहीं चुनाव हुए और 2014 तक चले गए और ये तमाम तब तक कुछ जो है इस तरह की योजनाएं कुछ इनका असर दिखने लगा, तो ये मुश्किल में डाल सकता है विपक्ष। असर दिखने लगा तो खतरा बढ़ेगा, और खतरा किसी और का नहीं, विपक्ष का बढ़ेगा। शायद यही एक वजह भी है, विपक्ष ऐतराज जताना चाहता है और जता भी रहा है। हालांकि ये कहीं से भी टेक्निकली जायज नहीं है कि अगर कहीं आदर्श आचार संहिता लागू है तो उस राज्य के भी 4 जिले आपकी किसी योजना में शामिल हो, सीधे तौर पर लुभाने की कोशिश है। कोशिश कितनी कामयाब या कारगर होगी ये वक्त बताएगा, ये रिजल्ट्स बताएंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के, कि सरकार का ये हथकंडा, सरकार का ये तरीका, सरकार का ये स्टाइल, उसका ये रवैया उसके लिए कितना अच्छा या बुरा रहा, कितने नफे या नुकसान का रहा, कितना पॉजिटिव या नेगेटिव रहा। इसी के साथ हमारे तमाम मेहमानों के साथ हमारी ये चर्चा जो है वो आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापसी। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड W मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। राहुल गांधी जी को अभी तक जब भी ये हुआ कि कोई उनको मेजर जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। राहुल जी नहीं चाहते हैं हमको एक पद मिले, ये करें, नहीं, वो ग्राउंड लेवल जमीन तैयार करने के लिए, खेती करना है तो जमीन तैयार करना, वो जमीन तैयार करने का काम राहुल जी आज कर। बेबाक बात कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस के साथ सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने की जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जहालत, जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक
के बाद एक बार फिर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैश, सब्सिडी और सियासत की। आखिरकार क्यों हो रही है सब्सिडी पर इतनी सियासत, और ये बताने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अहमद सईद मलिदाबादी साहब हमारे साथ हैं, निर्दलीय सांसद हैं, बहुत बेहतर तरीके से बता रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। मनोज जी हैं, जिन्होंने बताया कि आखिरकार ये सब्सिडी का फंडा है क्या और क्या कहता है टेक्निकली इससे हो क्या सकता है और क्या है जो नहीं हो सकता। फजल इमाम मलिक साहब हैं जो बता रहे हैं कि सरकार के इस रुख का क्या मतलब है। विपिन जी ने भी बताया कि खबर क्या है और खबर के बाद इस पर किस तरीके से विवाद जो है वो बढ़ने लगा। मनोज जी, कैश सब्सिडी की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बहुत सी चीजें आप लोगों ने सामने रखी जिन्हें शायद लोग जानते भी नहीं हैं, और बेहतर है कि आपके जरिए, हमारे मेहमानों के जरिए उसके बारे में और ज्यादा जानें। देखिए, जिस तरीके से देश में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है जी, और सब्सिडी के बर्डन से जिस तरीके से सरकार के राजकोष पर काफी ज्यादा असर पड़ा है, और सब्सिडी से भ्रष्टाचार के भी कई सारे मुद्दे उभरे हैं। और जब आधार कार्ड का जो प्रोजेक्ट लाया गया, न केवल देश की सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि भ्रष्टाचार और कई सारे लीकेजेस को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आधार कार्ड की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना लाई गई, जिसे मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी चीज़ों को सही तरीके से आइडेंटिफाई करेगी। कैश सब्सिडी ट्रांसफर आधार कार्ड के जरिए करने का जो कदम है या जो घोषणा है, चाहे वो जिस भी नियत से लिया गया हो कांग्रेस सरकार के द्वारा, सैद्धांतिक तौर पे एक बड़ा ही बढ़िया कदम है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि देश में जितने भी सब्सिडी जो लागू हैं और उस सब्सिडी का कितना औचित्य है, उसकी उपादेयता क्या है, और वो कितना % जो है टारगेटेड लोगों पर पहुंचता है, और पॉलिसी वाइज वो कितना वो अपना पर्पस सॉल्व करता है, इस पर जब तक पूरा नेशनल डिबेट नहीं होगा तब तक इसका फायदा नहीं है। कैश ट्रांसफर जो है सरकार कई तरीके से करती है, छात्रवृत्ति के जरिए, पेंशन के जरिए, लोगों को मजदूरी के जरिए, लोगों को जो है हेल्थ और एजुकेशन के जरिए। तो इसमें ये हमें तय करना होगा केस टू केस, सेक्टर बाय सेक्टर, कि कहां पर आधार कार्ड का उपयोग करें कि जिससे कम से कम मिस यूटिलाइज हो। आप याद करिए, गाँव में जो केरोसिन बांटा जाता है पीडीएस के जरिए, तो उसका एक कूपन दिया जाता है, और वह कूपन कहीं और उपयोग नहीं कर सकते हैं आप, वो केरोसिन तेल लेने के लिए ही कूपन कर सकते हैं। तो एक तरह संसाधन का ये बेहतर उपयोग है, और दूसरी तरफ संसाधन की बर्बादी को भी रोकने का कदम है। तो कैश ट्रांसफर सैद्धांतिक तौर पर भले अच्छा हो, लेकिन वो उसका पर्पस क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, और उसको लेकर के भी सरकार पर आखिर बर्डन पड़ रहा है। चाहे आप वो पैसा जो है किसी और तरीके से देते थे, जैसे उर्वरक का सब्सिडी देते थे तो उर्वरक कंपनी के मालिकों को देते थे जी, पीडीएस में जो है एफसीआई को देते थे, वहां पर इसका मिस यूटिलाइजेशन होता था, सब्सिडी का करप्शन होता था, और वांटेड लोगों के पास, डिजायर्ड लोगों के पास उसका असर नहीं पड़ता था। तो हमें आज ये देखना होगा कि पूरे सब्सिडी पर एक नेशनल डिबेट हो, सरकार का कहाँ वो प्रोडक्टिव पैसा किसको टारगेट किया जाए। अगर मैं कहता हूं कि किताबों के लिए, दवाओं के लिए या तमाम चीजों के लिए देते हैं, तो आधार कार्ड के जरिए वो सरकार दे सकती है, दवाओं की गड़बड़ी रोक सकती है, किताबों की गड़बड़ी रोक सकती है, पोशाक की गड़बड़ी रोक सकती है, मिड डे मील स्कीम है, इस तरह की कई सारी योजनाएं। इस पर एक रिव्यू करने की जरूरत है ना, कि किसी पॉलिटिकल इंटेंशन के जरिए करने की जरूरत है। मैं अब अंत में दूसरा बिंदु जो मैं कहना चाहूंगा, मलिहाबादी जी ने अभी जिक्र किया कि पिछले लोकसभा इलेक्शन के दौरान सरकार ने जो है किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया। मलिहाबादी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को इस बात का भी एहसास जरूर हुआ होगा कि आज इस देश में जो मुद्रास्फीति की इतनी बड़ी समस्या आई है, ये केवल उन्हीं फैसलों की वजह से आई है। 2009 तक इस देश का जो वित्तीय घाटा था, जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट था, वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल था। 4.5% पर आपका फिस्कल डेफिसिट था, जो कि बिल्कुल एक मैनेजेबल डेफिसिट था। लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपने जो वो 3 फैसले लिए, 70,000 करोड़ की लागत पर किसानों की कर्ज माफी, 1 लाख करोड़ की लागत पर जो है वो छठे वेतन आयोग की अनुशंसा, और मनरेगा जैसा नॉन प्रोडक्टिव स्कीम, खजाना तो खाली हो गया। मनोहर बिल्कुल, अगर आप PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटी रूरल एरिया कलाम के मॉडल पर काम किए होते, तो देश के रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, लोगों की आमदनी बढ़ती और रोजगार भी बढ़ता। लेकिन आपने वैसे लोक लुभावन जो स्कीमें ले आई, जो इकोनॉमी को भी बर्डन किया, और उस महंगाई के मार से आज एक आम जनता तिलमिला रही है। तो सरकार को वो फैसला करना होगा जिससे लोगों को राहत भी मिले और इकोनॉमी पर बर्डन भी ना हो। आप इस दृष्टि से आप टेलीकॉम का उदाहरण ले सकते हैं। आप जब से मार्केट फोर्सेस को अलाउ किया, कई एग्जांपल है मनोहर मनोज जी, बहुत सही मुद्दे आपने उठाए हैं इस चर्चा के दौरान।
जी फजल जी, क्या पॉलिटिकल इंटेंशन से ही ये डिजाइनिंग की जाती है ऐसे फैसलों की? क्या ये नहीं सोचा जाता कि इससे होगा क्या? जैसा मनोज जी ने कहा कि आपने जो इतना बड़ा कर्ज किसानों का माफ कर दिया किसानों को अपने फेवर में लाने के लिए, या जो भी आपकी मंशा रही हो, किया तो आपने देश का ही नुकसान है, किया तो आपने देश की जनता का नुकसान है। खजाना खाली है, आपने सोचा एक हाथ से दे दे तो एक हाथ से ले भी ले। मैं तो कहूंगा किसानों का नुकसान हुआ इससे। इसमें ये सारे जितने भी फैसले लगभग लिए जाते हैं, इस तरह के लोक लुभावन फैसले, वो पॉलिटिकल इंटेंशंस के ही से ही लिए जाते हैं। इसके बिना कोई फैसला नहीं लिया जाता। आम लोगों की कौन सोचता है? सब अपने अपने कुर्सी के लिए सोचते हैं, वोट के लिए सोचते हैं। हालांकि सारी पार्टियां कहती हैं कि मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन सारे लोग वोट की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति नहीं करते हो तो भाई समाज सेवा करो जाके, लेकिन वो सारा कहीं ना कहीं जाके वोट के लिए। और इस तरह के सारे फैसले, मनोज ने कहा कि जिस तरह के मैंने जैसे पहले कहा था कि जब तक आप बुनियादी ये नहीं बना पाते हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मजबूत कर पाते, इस तरह के फैसले कारामद नहीं। इन्होंने कहा कि कूपन मिल जाता है, लेकिन मैं जानता हूं कि ग्राम पंचायतों के मुखिया कूपन सब ले लेते हैं और वो तेल उठा के ब्लैक कर देते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी हायरार्की है इसकी भी। वो सारी चीजें ठीक है कि कूपन सिस्टम आ गया जहां किरासन तेल के, लेकिन वो कूपन इस्तेमाल कितने गरीब करते हैं, वो एक अलग बिंदु है। वो एक अलग बिंदु है, लेकिन इस्तेमाल कौन करता है? क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हमारा सिस्टम मजबूत नहीं होगा, ठीक है। जैसे धुलिया साहब ने ठीक कहा कि ठीक है कि 7% है वो विकास का, लेकिन 60% क्यों, 100% क्यों नहीं? हम ये मानते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि इस तरह के मामलों से पहले अगर आपको करना है कैप सब्सिडी, दो मुद्दे बहुत इस मुल्क में हैं, और चाहे वो लाख आप कीजिए, एक महंगाई और एक भ्रष्टाचार। आप महंगाई पे पहले काबू पा लीजिए, बहुत सारी जरूरतें आम आदमी की अपने आप खत्म हो जाएंगी। बहुत सही कहा आपने। मलिहाबादी साहब, आप सांसद हैं और निर्दलीय सांसद हैं, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात है और हम उम्मीद करेंगे कि इस नाते इम्पार्शियल कोई जवाब आप देंगे जो किसी के पक्ष में नहीं होगा, जो बिल्कुल पाक साफ जो जवाब है वो हम आपसे चाहते हैं। क्या सांसद संसद की सोचते हैं, राजनीति की सोचते हैं, लेकिन सड़क पर जो आदमी है उसकी नहीं सोचते? क्या हर एक फैसला राजनीति से प्रेरित होकर लेना इतना जरूरी होता है कि उसके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता, महज अपना स्वार्थ इतना ऊंचा हो जाता है कि नीचे वालों की आवाज तक सुनाई नहीं देती? क्या ऐसे ही चल रहा है इस देश के लोकतंत्र में? जो पूरा काम है वो इसी तरीके से चल रहा है? कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। हमारे आवाम की बहुत बड़ी तादाद आज भी इफलास की सतह पर, बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आज भी है जी। और उनकी जेब जो है महंगाई ने एकदम खाली कर दी है जी। अब अगर उसमें चंद रुपये डालने की हुकूमत कोशिश कर रही है तो ये उसी तरह का फैसला है जिस तरह से किसानों का कर्जा माफ करने के सिलसिले में हुआ था जी। लेकिन आप ये देखिए कि किसानों का कर्जा माफ करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बोझ डाला गया कौमी खजाने के ऊपर, लेकिन हमारे किसानों की खुदकुशी का जो सिलसिला था वो उस वक्त भी नहीं खत्म हुआ और आज तक जारी है। तो आप ये अंदाजा करें कि इस तरह की स्कीमें लागू करने से भी कोई सियासी फायदा तो उठाया जा सकता है। और कांग्रेस ने 2009 का जब इलेक्शन जीता है तो उसने खुद ये दावा किया था कि हमको ये कर्जा माफ करने से फायदा पहुंचा है, तो लेकिन उसका किसानों को कितना फायदा पहुंचा उसको हम
ही हो पूरी तरीके से, कर ही नहीं सकते आप निर्दलीय हैं, इसकी भी क्या कुछ यही वजह है? नहीं, वो तो खैर एक मेरी तरह और बहुत से लोग निर्दलीय हो जाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है उसूली तौर पर कि सियासी अगराज और मकासद के लिए कोई ऐसे तरीके इख्तियार करना कि जो नापसंदीदा हों उनको कभी भी सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैंने बार बार ये बात कही है कि सियासी ज़रूरत अपनी जगह पर है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब संविधान में कितनी चीज़ें हम करते हैं, संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस पर कितना अमल हो रहा है आप देखें। कानूनों का हमारे यहाँ एक अंबार लग गया है और अब तो इतनी हालत हो गई कि शायद बड़े बड़े वकीलों को भी सारे कानूनों की जानकारी नहीं होगी कि क्या कितने कानून बने हुए हैं। इसीलिए मलिहाबादी साहब 4-5 असिस्टेंट हमेशा रहते हैं उनके पास, कहीं कुछ भूल जाए तो ध्यान दिलाने के लिए लगे रहते हैं। इतनी धाराएं और इतने कानून, इतने नियम। हाँ जी बिल्कुल, वो तो सही है, लेकिन अब ये आप देखिए कि हमारे संविधान में हम कितने अमेंडमेंट कर चुके हैं और जितने भी अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन बात असल में है नीयत की और तरीक़ेकार की। हमारा तरीक़ेकार अगर ये है कि हम अपनी सियासी ज़रूरत के लिए हर जाओ बेजा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर वो सिलसिला जारी रहेगा चाहे जिस पार्टी की हुकूमत हो, और शायद अभी उस मकाम तक पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। जी, मनोहर जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करेगा तो कोई कैसे कदम उठा सकता है? आखिर इस देश में कई सारी चीजें चल रही हैं विद इन नॉर्म्स, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको जो है आप वो नहीं कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल हुआ है तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है। आज पहले जिस तरह चुनाव में पैसे खर्च होते थे, करोड़ों और अरबों का बजट जाता था और कहीं ना कहीं से नकेल लगी है। आज चुनाव में जो है मशल पावर पर रोक लग गई है। आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा फेयर इलेक्शन होने वाले, फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, तो कई तरीके के और सुधारों की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जो क्रश करने की बात है, जैसे अभी आप फिरका परस्ती, कॉम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म, केवल सेकुलरिज्म क्या कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं होती है क्या? वो बाल ठाकरे और धर्मुख जो है वो लोग रीजन के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, भाषा के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, कांग्रेस खानदानवाद पर पॉलिटिक्स नहीं करती है, और तमाम बड़े नेता जो है सो कॉल्ड छवि के आधार पर राजनीति करते हैं। ये कभी किसी तरीके से कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते मेरा ये मानना है कि इस देश में जो भी राजनीति होती है वो कॉम्पिटिटिव हो और केवल एक आधार पर हो, गुड गवर्नेंस के आधार पर, किसी भावना के आधार पर नहीं होनी चाहिए। मलिहाबादी साहब, किसी भावना के आधार पर नहीं होनी चाहिए कोई भी राजनीति। जरूर दे सकता है, मगर मसला यह है कि उस पर अमल जो करने वाले लोग होंगे, अगर संविधान पर अमल करने वाले ही ठीक नहीं होंगे तो वो जितना भी आप अमेंडमेंट कर लें और जितने भी कानून बना लें, फजल साहब क्या कहेंगे आप इस पर? अमेंडमेंट कर लें, कुछ भी कर लें, ये चीजें सुधरने वाली नहीं है। वंदना, करना किसे है ये पहले तय करना है। उन्हीं सांसदों को उसी संसद में तय होना है। बिल्कुल बिल्कुल। करना कौन चाहता है? लोकपाल लटका हुआ है, बहुत आजादी के बाद से अब तक नहीं बना। अगर करना होता तो कर लेते जी। आज फिर अगर आप राज्यसभा में पास हो जाएगा। आप और मलिहाबादी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि नियत होनी चाहिए जी। वो नियत शायद नियत की बात है। हाँ, किसी भी राजनीतिक दल में वो नियत नहीं है कि वो इस तरह के कुछ अमेंडमेंट करे। वो नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से वो डायनेस्टी जो हो या धर्म, क्योंकि राजनीति आज इसी बेस मनोहर जी ने बात सही कही है, लेकिन उस पर अमल कौन करेगा? अमल तो अंततः उन्हें ही करना है जो संसद में बैठे हुए, नहीं तो वो फिर कहेंगे कि बाहर कुछ कहेंगे और फिर जाके कहेंगे। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। और मुझे याद आ गया कि संसद में एक मसला है जो कभी नहीं लटक सकता। जब भी वो बिल आएगा बस समझिए कि हो ही जाना, और वो है सैलरी का। ध्वनिमत से पारित कराइए, वोटिंग से कराइए, कुछ भी कराइए, सर्वसम्मति से उसको पास होना है, कोई नहीं रोक सकता उसे। अपना जहाँ फायदा होगा उनको तुरंत वो ध्वनिमत से हो जाता है। उस फायदे में सबकी सर्वसम्मति भी है। लेकिन वंदना जी ये भी देखिए कि सांसद बनना भी एक कितना बड़ा एक तरह से रिस्की है। 40 लाख तो इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया हुआ है, आप खर्च कर सकते हैं। तो आप किसी भी समस्या के जड़ों पर जाइए। जब तक हम जड़ों पर नहीं जाएंगे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। केवल एक स्टीरियोटाइप तरीके से कहना है कि सांसदों को ये मिल जाता है। आप एक एक चुनाव बहुत महंगा हो गया है। जब वो करोड़ों खर्च करेगा तो उसके रिटर्न के लिए भी काम करेगा। करोड़ों की बात है। हाँ, वही बात है कि तो फिर जो खर्च करेगा उसका रिटर्न भी ढूंढेगा, चाहे वो सैलरी के जरिए। रिटर्न क्या आप जनता से लिया जाएगा? करोड़ 2 करोड़ रुपए तो एमसीडी इलेक्शन में खर्च करते हैं बड़े उम्मीदवार। जी जी, बताइए। एमसीडी इलेक्शन के ये हाल है। विधानसभा लोकसभा तो बहुत दिल्ली विश्वविद्यालय में हो जाते होंगे विपिन भाई। हाँ बिल्कुल, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च हो जाते हैं। देखिए, जब रिफॉर्म जब आप लाएंगे तो आपको एक तरीके से नहीं सोचना होगा, 10 तरीकों से सोचना होगा। मैं ये चूंकि मलिहाबादी संसद से जुड़े हुए हैं तो मैं उन्हें एक चीज पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई
तो वो एक पॉलिटिकल विल पावर के जरिए आई जो देश के टॉप डिसीजन मेकर ने लिया, और उसके आधार पर कोई चुनाव नहीं हुआ था, न उसके आधार पर कोई जनता से राय शुमारी ली गई थी। जी। लगा कि देश की इकोनॉमी को या देश की राज व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को एक अगर दिशा देनी है तो बुनियादी फैसले करने होंगे। और जब नई आर्थिक नीति आई तो अगले 20 साल के दौरान, माने 90 से लेकर 2010 के बीच में सीरीज ऑफ रिफॉर्म लाया गया। कम से कम 50 तरीके के कानून बने, 50 तरीके के पॉलिसी गाइडलाइन बने, अलग अलग पॉलिसी आई, और उसमें सारे दल मनोहर जी आप ये देखिए कि नरसिम्हा राव की सरकार जिसने नई आर्थिक नीतियां शुरू की थी, उसकी सरकार में जितने घोटाले हुए, खुद नरसिम्हा राव पर एक जो है ब्रोकर जो है शेयर मार्केट का, वो कहता है कि मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए इनको सूटकेस में दिए थे। बिल्कुल, और जिस तरह लक्खू भाई पाठक से लेकर तमाम एक के बाद एक बहुत सारे फैक्ट्स सामने रखे हैं। मैं लेकिन मजबूर हूं शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि वक्त जो है वो यही कह रहा है कि हम कार्यक्रम को यही समाप्त करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चा, और जाहिर तौर से चर्चा में जो फैक्ट्स निकल कर आए हैं वो यही कहते हैं कि राजनीतिक दल कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, देश की जनता का ख्याल किसी को है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बात लेकिन यही है कि नीति जो बनेगी वो नियत साफ हो तभी अच्छी बनेगी, मकसद जो है वो तभी सिद्ध होगा जब कहीं ना कहीं आपकी नेक नियति होगी, मंशा होगी भला करने की, तो इस देश का भला जरूर होगा। लेकिन पहली बात वही है कि मंशा आपके पास होगी तब आप ऐसा कर पाएंगे। कैट सब्सिडी पर जो सियासत हो रही है उसके भी काफी हद तक कुछ ऐसे ही कारण हैं। देखना यह है कि सरकार जिस मकसद से इसे शुरू कर रही है वो कामयाब होता है, कारगर होता है, सक्सेसफुल होता है, नहीं होता, या फिर और कई योजनाओं की तरह ये भी अधर में लटकी हुई, लुढ़कती पुढ़कती सी कहीं घिसती हुई रह जाती है। उम्मीद हम यही करते हैं कि सरकार ने जिन लोगों की मदद के लिए इसका ऐलान किया है उनको कम से कम इसका फायदा जरूर पहुंचे। इसी के साथ हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे तहे दिल से। आप सबने चर्चा को बहुत दिलचस्प तरीके से हमारे सामने रखा, कई फैक्ट्स रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।